Hello student, today we will discuss class 9th history फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट बेटा बचा है। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन में कुछ आपको मैं एक्सप्लेन किया था। अब उसका उसी में है 2.1 का। देखिए ये 2.1 का एक मिनट बेटा, इस हाँ ये देखिए, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल में संवैधानिक और मोनार्ची में होता है। मोनार्ची में राजस्थान राजतंत्र, राजा का तंत्र। तो अब पहले था राजा का शासन, लेकिन अब संवैधानिक राजा का शासन हुआ। अब कैसे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान कैसे संविधान बनाया, कैसे क्या क्या उसमें पार्ट्स थे, क्या क्या उसमें रूल्स थे। इट्स मेन, इस संविधान का मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य क्या था कि मोनार्च ऑफ द पावर लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। राजा की शक्तियों को कम करना, राजा की शक्तियों को सीमित करना। दीज पावर्स इंस्टीड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। इसका क्या था कि यह शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने के बजाय, देखिए वन पर्सन हैंड्स ऑफ वन पर्सन के बजाय वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या हो गई कि एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने के बजाय अब अलग हो गई और विभिन्न संस्थाओं को। कैसे देखते हैं विभिन्न संस्थाओं को। इसका क्या है बेटा कि यहाँ ये रहा। अब इसमें हैंड्स ऑफ वन पर्सन एक हाथ एक व्यक्ति के हाथों में रहने के बजाय ये क्या हो गया, दिस पर्सन आर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में आ गए। अब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सा है, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या होता है बेटा, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। अब इसमें आ गया। इसमें देखिए क्या क्या है, दिस मेड इसने क्या किया, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इसने क्या बना दिया, फ्रांस को एक, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रारूप ने फ्रांस को क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें कुछ है बेटा, एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। इसमें देखिए कैसे कैसे क्या क्या इसमें बताया गया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा तो बेटा समझ में आएगा। हाँ ऐसे देखिए, तो ये देखते हैं हम। ये जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेचर है। 3 हैं, थर्ड पार्ट। जुडिशरी में क्या आता है बेटा, जज। एग्जीक्यूटिव में देखिए कैसे कैसे हुआ कि जो वोट देते थे एक्टिव सिटीजन्स में, इसमें भी देखिए 2 टाइप्स का होता है बेटा। इसमें भी 2 टाइप्स का, पहले ये समझते हैं हम, एक्टिव सिटीजन्स एंड एक्टिव सिटीजन्स में कौन होते थे, और इसमें लगभग 4 मिलियंस पॉपुलेशन थी। 28 मिलियंस का 4 मिलियंस पॉपुलेशन वोट देने के लिए इसको राइट्स था। इस 4 मिलियंस में, इन 4 मिलियंस को क्या कहा जाता था, एक्टिव सिटीजन्स। अब एक्टिव यानी सक्रिय, और निष्क्रिय यानी जो वोट नहीं दे सकते थे। पैसिव सिटीजन क्या था जो वोट नहीं दे सकते, जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। और ये 3 मिलियंस, इसमें 3 मिलियंस मेन थे एंड वुमेन थे, चिल्ड्रेन एंड यूथ। 25 ईयर्स के नीचे के लगभग सभी लोग, और इसमें बच्चे भी, यूथ भी थे, वुमेन, इनको राइट्स वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि बेटा 25 ईयर्स के ऊपर के व्यक्ति, उसमें भी केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। कितना, 4 मिलियन से एक्टिव थे, और बाकी के सब पैसिव में आते थे। अब एक्टिव देखिए कैसे वोट देते थे। एक्टिव क्या करते थे, वोट देके ये ऐसे करते थे बेटा कि
एक्टिव वोट देते थे इलेक्टर्स में, ये मेन थे, इसमें मैंने बताया कि मेन ही वोट देते थे। उसके बाद नेशनल असेंबली को वोट देते थे। नेशनल असेंबली को कंट्रोल कौन करता था? किंग, राजा। और नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल करती थी? मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को। नहीं सॉरी, नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल करता था? किंग को, राजा को और मिनिस्टर्स को। बट किंग के पास, राजा के पास एक वीटो पावर था, यानी इसे रोकने का, किसी भी रूल्स को रोकने का, नेशनल असेंबली के रूल्स को रोकने का। इसमें टोटल कितने थे? 745 मेंबर्स थे। अब जज में देखिए, जज को भी वोट कौन देता था? एक्टिव सिटीजन देते थे। तो ये प्रारूप हमें समझ में, ये आपको समझ में आ गया बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये आ गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर ऑफ मेक लॉज इन द हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तब समझ में आएगा क्लियरली। ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल। इसने क्या किया कि 1791 के संविधान ने नेशनल असेंबली में कानून बनाने की शक्ति निहित की। यानी 1791 में ये कानून बना, किसमें? संविधान के द्वारा। पावर टू द मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली पावर बना, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। मैंने पहले इसमें सब कुछ बता दिया बेटा। इसमें यही है कि इसमें 25 ईयर्स के ऊपर के केवल मेंस वोट दे सकते थे। एंड और इसमें एक और है कि हालांकि सभी नागरिकों को, इसमें देखिए, केवल उनमें भी केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जिन्होंने कम से कम 3 दिनों के श्रम के बराबर वेतन का भुगतान किया, उन्हें ही केवल एक सक्रिय नागरिक का दर्जा था। 3 days ऑफ अ लेबरर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव, केवल 3 days, यानी लंबे वाले नहीं, कम वाले। ओके, तो इसमें ये बताया गया था। वहीं शेष पुरुष और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था बेटा, इसमें ये है। तो अब आते हैं नेक्स्ट में, चलिए यहाँ। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं बेटा, इसमें है सेक्शन सी। सेक्शन सी में, पहले सेक्शन सी से पहले कुछ यहाँ पे हैं, देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन अ डिक्लेरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन अ डिक्लेरेशन। देखिए इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन with a declaration of the rights of man and citizen rights such as the right to life। ओके, इसमें दिया गया है कि उन्हीं संविधान में, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, किसी आदमी या नागरिक का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, यानी बोलने की अधिकार की घोषणा, डिक्लेरेशन घोषणा, राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, यानी इसका क्या हुआ? घोषणा। डिक्लेरेशन में घोषणा होता है ऑफ द राइट्स, अधिकार, राइट्स में अधिकार होता है, मैन एंड सिटीजन्स। देखिए, तो अधिकारों की घोषणा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, किसी आदमी या नागरिक के अधिकारों की घोषणा किसमें शुरुआत की गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन में। सच एज द राइट टू लाइफ। अब इसमें कौन कौन से अधिकार थे? देखिए बेटा, राइट्स टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, विचार की स्वतंत्रता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के पहले बराबरी, यानी कानून में सबको बराबर का अधिकार, वर्क इस्टेब्लिश एंड नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट्स, यानी अक्षम्य। अक्षम्य क्या होता है बेटा? कि प्राकृतिक रूप से जो क्या हो, कि अक्षम्य हो, यानी शारीरिक रूप से भी उन्हें भी ये अधिकार दिए गए, उनके लिए भी अधिकार बनाए गए। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग ऑफ बर्थ। इसमें सारे ह्यूमन क्या हो गए? बर्थ, यानी जन्म से ही बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, मतलब जन्म से ही उनके अधिकार नहीं छीने जा सकते, जन्म से ही उन्हें ये सब अधिकार मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि जन्म से उन्हें ये सब अधिकार, जन्म से अधिकार। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। यह किसकी ड्यूटी है? उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। किसकी? स्टेट की। यानी स्टेट इन किसकी? सिटीजन्स की इन नेचुरल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो ये स्टेट है।
देखते हैं इसमें बेटा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पे देखिए एक बुक है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट जीन पॉल मारत ने कमेंटेड किया एक न्यूज़पेपर, अपना एक उनका एक न्यूज़पेपर था ला मिडू पीपल, लोगों के दोस्त इस का हिंदी अगर नाम देखें तो ये था। और उस न्यूज़पेपर में उन्होंने नेशनल असेंबली द्वारा संविधान में कैसा टिप्पणी किया, उस पर कैसा टिप्पणी किया। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रीच। इसमें क्या किया कि लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, करने का काम अमीरों को दिया गया है। देखिए हैज़ बीन गिवन टू द रीच, अमीरों को दिया गया है। तो द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑफ रेस्ट विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। पीसफुल, गरीबों और शोषितों को बहुत कुछ इसमें नहीं दिया गया, यानी उनके लिए बात नहीं की गई है। हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस द लॉ। यहाँ पे इसमें क्या की गई है कि धन, वेल्थ क्या है, वेल्थ यानी संपत्ति, धन किसको इन्फ्लुएंस, किसको प्रभावित कर सकता है, लॉ को प्रभावित कर सकता है बेटा। यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई है। और देखिए, और यहाँ पे कुछ बातें और हैं कि 8 लॉज, यहाँ तक हो गया 8 लॉज, द लास्ट वन इज एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम एंड व्हाट दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स। तो इसमें क्या है कि दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स ऑफ वेल्थ। इसमें बताया गया है बेटा कि फिर भी कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग उनकी बात मानेंगे, सहमत होंगे, क्योंकि धन है। और जब वे ये धनी लोग यानी अभिजात वर्ग का मजाक उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे तो वे एक दूसरे के साथ ऐसा भी करेंगे। मतलब इसमें ये हुआ कि फिर भी कानून तभी तक चलेंगे। कहने का मतलब है कि धन कैसे प्रभावित करता है ये देख लिया आपने। फिर भी कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग उनकी बात मानने के लिए सहमत नहीं होंगे, और जब वे धनी लोगों का मजाक उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे तो दूसरों के साथ ऐसा करेंगे। इस पेपर में इस माध्यम के, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने ऐसा कहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या कुछ चीज़ें हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, इसमें क्या क्या है कि इसमें देखिए मनुष्य के अधिकारों की घोषणा, यानी नागरिक के अधिकारों की घोषणा इसमें क्या कही गई है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। जन्म से ही आदमी क्या है, बराबर है। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राजनीतिक संघ, यानी प्रत्येक राजनीतिक संघ का क्या उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति के प्राकृतिक और अक्षम्य अधिकारों का संरक्षण करे, और स्वतंत्रता, सुरक्षा और उत्पीड़न के लिए हमेशा उसकी सुरक्षा करे इससे। ठीक है, तो थर्ड चलते हैं। द सोर्स ऑफ ऑल, यहाँ देखते हैं कि बेटा द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता resides in the nation. No group or individual में exercise authority that does not come from the people। इसमें ये बताया गया है कि कभी सभी संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में है, यानी सभी लोग राष्ट्र में ही निहित हैं और राष्ट्र में ही हैं, राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं है। कोई भी समूह या व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता जो लोगों के से जुड़ा ना हो, यानी अलग से आप कुछ भी नहीं कर सकते, बसते वो नागरिकों से ही जुड़ा हो वही कार्य कर सकते हैं, अलग से कुछ भी नहीं। फोर्थ देखते हैं बेटा, लिबर्टी कंसिस्ट्स ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। स्वतंत्रता में वह शक्ति है जो दूसरों के लिए हानिकारक, यानी लिबर्टी आपको तभी तक प्राप्त है जब तक आप किसी दूसरे के लिए खतरनाक, इंजूरियस ना हों। ओके, फिफ्थ देखिए, द लॉ हैज़ द राइट to forbid only actions that are injurious to ये देखिए, the law has the right to forbid only actions that are injurious to society। इसमें क्या बताया गया है कि कानून को केवल किसका अधिकार है, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर
आप कानून में केवल वही एक्शंस कर सकते हैं जो दूसरे सोसाइटी के लिए, मतलब सोसाइटी के लिए इंजूरियस ना हो। यानी कानून के आप वही कार्य कर सकते हैं, कानून कहता है कि आप वही काम कर सकते हैं, वही कार्य कर सकते हैं जो सोसाइटी के लिए इंजूरियस ना हो। 6 का देखते हैं, लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ क्या कहता है? लॉ इसमें यह कहता है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, कानून सभी लोगों की, यानी एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल सामान्य इच्छा की क्या है? अभिव्यक्ति है। ये देखिए अभिव्यक्ति है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट, सारे सिटीजन्स इसमें, ऑल सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो फॉर्म में ग्रुप संगठन बना के, चाहे पर्सनली अकेले, चाहे थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव, चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, अपने के माध्यम से। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, सभी सिटीजन्स क्या हैं इसमें? इक्वल है, ठीक है। 7 में देखिए, नो मैन मे बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। इसमें क्या है? इसमें है कि कानून द्वारा निर्धारित मामलों को छोड़कर, यानी कानून के अंतर्गत जो दोषी हो केवल उसे ही हम गिरफ्तार कर सकते हैं, बाकी को नहीं। बाकी को यानी गिरफ्तार हिरासत में नहीं लिया जा सकता किसी व्यक्ति को बिना किसी गलती के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, एवरी सिटीजन्स में स्पीक, प्रत्येक सिटीजन्स को बोलने का अधिकार है, ओके, बोल सकता है, राइट लिख सकता है एंड प्रिंट कर सकता है फ्री रूप से। तो ये है जब तक कि लॉ में नुकसान, जब तक कि लॉ के अनुसार वो गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द, इसमें क्या है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स। देखिए इसमें पब्लिक फोर्स में क्या है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द expenses of administration common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. इसमें बेटा यह बताया गया है कि सार्वजनिक, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि सार्वजनिक बल के रख रखाव के लिए, यानी सार्वजनिक जो फोर्स है उसमें रख रखाव के लिए और प्रशासन के खर्चों के लिए क्या है? किसी का भी उपयोग किया जा सकता है और उसमें मूल्यांकन सभी नागरिकों पर यानी सबको बराबर का अधिकार दिया गया, सबको बराबरी रूप से यूज कार्य में लगाया जा सकता है फोर्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं हम बेटा, सिंबल में आते हैं। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, कुछ देखिए पॉलिटिकल सिंबल्स, देखिए कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स में है क्या? अब हम पॉलिटिकल सिंबल, ये सिंबल्स बने हैं बेटा, सिंबल्स में देखिए क्या क्या आते हैं। द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड टू राइट, कुछ लोग उसमें अधिक से अधिक कुछ उसमें नहीं लिख सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। तो जैसे जो अशिक्षित व्यक्ति थे उनके बारे में क्या बताया गया है? देखिए इसमें बताया गया है कि सेंचुरी कुड नॉट रीड और जो यानी अशिक्षित थे, जो नहीं लिख पढ़ सकते थे, तो उनके लिए प्रिंट के द्वारा हम सिंबल के द्वारा बताते थे। जैसे एक पहला था द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन क्या था कि चेन्स वर यूज टू फिटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। इसमें यह था कि दासों को लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी नौकरों को लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। एक टूटी श्रृंखला है, इसलिए इसका क्या मतलब है कि मुक्त होने के लिए, यानी आप फ्री हो, ये कहा गया, यानी दासता से आप मुक्त हो। सेकंड देखते हैं हम बेटा, सेकंड देखिए सेकंड में क्या है? ये सिंबल देखिए, इसमें बताया गया है द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। तो इसमें वन रोड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। इसमें देखिए एक स्टिक आप चाहें तो ईजिली रूप से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक साथ ही बंडल है, बंच है, तो यानी आप अगर यूनिटी एकता में रहें तो इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसमें यह बताया गया है। थर्ड बताया गया है द आई, थर्ड क्या है? द आई विद इन, ये सिंबल देखिए, ये इस सिंबल का मतलब था कि दे आई विद इन अ ट्राइंगल राइट रेडिएटिंग लाइट। इसका मतलब यह है कि द ऑल सिंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। इसका मतलब यह है बेटा कि त्रिकोणीय विकिरण प्रकाश के भीतर एक आँख है, सभी
इसमें यह है कि सभी के लिए आँख है, यानी सभी के लिए बराबर, सभी देख सकता है आँख। सूरज की किरणें अज्ञानता को, बादलों को दूर भगाएंगी, इसमें ये भी बताया गया है ये सभी के लिए। ये देखिए नेक्स्ट सिंबल है, नेक्स्ट सिंबल ये है, ये इसमें बताया गया है बेटा, ये स्क्रिप्चर है सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर, ये राजा का पावर बताया गया है इसमें राजा का पावर का सिंबल है ये देखिए स्नेक बाइटिंग, स्नेक के काट रहा है क्या, इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक रिंग को काट रहा है कैसे उसके। तो उसमें क्या बताया गया है, सिंबल ऑफ इटर्निटी, इसमें क्या बताया गया है कि एक अंगूठी बनाने के लिए सांप अपनी पूंछ काटता है, कैसे काट रहा है, ये अनंत काल का प्रतीक है कि एक अंगूठी की न तो शुरुआत होती है और न ही अंत होती है, ठीक है। इसमें यह बताया गया है बेटा। ये देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे है रेड फिराजिन कैप, इसमें क्या बताया गया है कि कैप वन बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। इसमें क्या बताया गया है बेटा कि कैप में, इसमें बेटा ये देखते हैं कि कैप वन, इसमें एक गुलाम द्वारा, जब एक दास, एक गुलाम जब मुक्त होता था, यानी स्लेव जब मुक्त होता था तो उसे टोपी उसी का सिंबल है। नेक्स्ट है ये देखिए एक लेडीज है, ये लेडी क्या है इसमें कि ब्लू वाइट रेड, ये ब्लू वाइट रेड में है, द नेशनल कलर था फ्रांस का, ये नेशनल कलर था तो क्या, ब्लू वाइट रेड। नेक्स्ट आते हैं बेटा, देखिए ये उड़ती हुई एक औरत है जिसके पंख हैं, ओके, उड़ती हुई एक औरत जिसके पंख हैं, द विंग्ड वुमेन। इसमें क्या है, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, इसमें यह बताया गया है कि कानून का अधिकार, कि इसके पास दंडित करने का कानून का अधिकार है, ये कहीं भी इस हिसाब से बताया गया द लॉ। अब इसमें देखिए द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, यानी लॉ सभी के लिए बराबर है, इसमें यह बताया गया है बेटा। तो हम नेक्स्ट चलेंगे, अब इसमें आते हैं 3, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। इसमें देखते हैं हम, तो इसमें तो इसमें देखते हैं बेटा कि कुछ चीज़ें आई, जैसे द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज द, कुछ इसमें इस क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ ग्रुप्स भी आए, उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट ग्रुप था जैकोबिन्स ग्रुप था, विच गॉट नेम फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ सेंट जैकब। इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इसमें एक मुख्य रूप से कौन थे इन क्लबों में, सबसे जैकोबिन्स था, जिसे पेरिस में सेंट जैकब के पूर्व कॉन्वेंट से इसका नाम मिला था, ओके, कॉन्वेंट से सेंट जैकब पेरिस के थे। वुमेन्स टू हु हैड बीन achieve throughout this period form their own club section 4। तो यहाँ पे बेटा इसका ये मतलब है कि इसमें महिलाएं भी इसमें शामिल थी। अब नेक्स्ट देखते हैं जैकोबिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स, इसमें कुछ मेन कौन थे, यानी हर वर्ग के लोग थे जो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो जिनके पास कम धन था, यानी गरीब वर्ग में भी इसमें आते थे, मीडियम वर्ग में भी इसमें लोग आते थे। इसमें कौन कौन थे देखिए, शॉपकीपर भी थे, आर्टिसंस भी थे, शू मेकर्स थे, जूते बनाने वाले भी थे, पेस्ट्रीज कुकीज़ थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, ये सब लोग इसमें, सर्वेंट्स भी थे, डेली वेज वर्कर्स भी थे, डेली बेसिस से काम करने वाले भी थे। देयर लीडर वाज, इनका लीडर कौन था, इनका लीडर था बेटा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे थे इसका मेन लीडर, किसका, जैकोबिन्स क्लब का। लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग ट्राउजर्स। और इन्होंने क्या किया, जैकोबिन्स के बीच एक बड़े समूह ने क्या किया कि उन्हें एक लंबी धारीदार पतलून पहनना है, उन्होंने पैजामा पहनना स्टार्ट कर दिया, ओके। तो इसमें अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वर नीचेस। देखिए इन्होंने
कपड़े भी अपने स्टाइल्स में पहनना शुरू कर दिए। यहीं इसमें बताया गया है अलग अलग। कॉन्वेंट का मतलब होता है द बिल्डिंग बिलोंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, जो धर्म से जुड़े हुए हैं। तो धार्मिक संगठन भी बहुत सारे आते हैं थे। ओके, वाच अ वे ऑफ proclaiming the end of the power wielded by the wearers of king breeches या ब्रीच। तो इसमें क्या हुआ, घुटने की जंघाओं के पास ये कपड़े भी पहनने लगे। और यानी कि कहने का मतलब है बेटा कि घुटने की जंघाओं के एरिसस द्वारा छीनी गई शक्ति के अंत की घोषणा करने के तरीक़ों के रूप में है ये। और दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द, इन जैकोबिन्स को हम किस नाम से जानते थे, किस नाम से जाना जाने लगा, एंस पोलिट्स के रूप में। एंस पोलिट्स के रूप में। अब एंस पोलिट्स का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है बिना घुटने की जंघिया, यानी बिना घुटने की जंघिया ये पहनने लगे। ओके, देखिए विदाउट नी ब्रीचेस, जिसके बिना घुटने का जंघिया ये पहनने लगे। आते हैं 1792 में, 1792 द जैकोबिन प्लान। 1792 में जैकोबिन्स का क्या प्लान था कि बेटा यहाँ से ये कर देते हैं थोड़ा सा नीचे, हाँ चला जा रहा है आप लोगों का। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान एंड इंसरेक्शंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेंसियंस। इनका मेन मतलब ये था कि 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स ने पेरिस की एक संख्या की पेरिस में एक किसकी योजना बनाई, एक कार्य करने की योजना बनाई। और इसमें क्या था कि जो कम आपूर्ति से नाराज़ थे लोग, जिनको मतलब कम भोजन मिलता था, कम सप्लाई मिलता था, शॉर्ट मिलता था। ओके, शॉर्ट सप्लाई, जिन्हें शॉर्ट सप्लाई से जो नाराज़ थे, एंड हाई प्राइसेस, और फूड के हाई प्राइसेस से नाराज़ थे, उनको क्या हुआ, उनको एक साथ उसने इकट्ठा किया। और 10 अगस्त की सुबह उसने क्या किया, पैलेस ऑफ द किस पे, उसने टुइलेरिज की पैलेस पे क्या किया, हमला कर दिया। और वहाँ पे जाके वहाँ पे मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड्स, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, राजा के पहरेदारों को मार दिया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। और वहाँ पे क्या हुआ कि और राजा ने अपने आप को खुद को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा, मतलब राजा को उन्होंने कई घंटे तक बंधक बना लिया। बाद में क्या हुआ, असेंबली वोटेड द इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में क्या हुआ, चुनाव हुए, शाही परिवार को कैद रखने के लिए असेंबली में चुनाव हुए। और उस चुनाव में क्या आता है कि इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द, यानी 21 ईयर्स के ऊपर के लोगों को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया। पहले कितना था, 25। इसमें देखते हैं द न्यू इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द, न्यू इलेक्टेड असेंबली को क्या कहा जाता था, कन्वेंशन, यानी नवनिर्वाचित विधानसभा को कन्वेंशन कहा जाता था। 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ, एबोलिश कर दिया गया मोनार्ची को, एंड डिक्लेयर कर दिया गया क्या, फ्रांस को रिपब्लिक। यानी मेन लाइन देखिए बेटा कि 21 सितंबर 1792 में फ्रांस के मोनार्ची को एबोलिश करके, प्रतिबंधित करके क्या डिक्लेयर कर दिया, फ्रांस अब रिपब्लिक हो गया, यानी गणतंत्र हो गया। तो हमने ये देखा बेटा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हाँ बेटा, नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि गवर्नमेंट देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्ची। इसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट आनुवंशिक रूप से अब नहीं रहेगी, वहाँ पर वंशानुगत राजतंत्र अब नहीं है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर्स कंट्रीज। अब इसमें सम अदर कंट्रीज में भी देख सकते हैं बेटा कि क्या रिपब्लिक कहाँ पे रिपब्लिक है। लुई 16 के बारे में फिर देखते हैं। लुई 16 वाज sentenced to death by a court on the charge of treason। ओके, देखा बेटा कि लुई 16 क्या था कि sentenced to death by a court on the charge of treason, यानी लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में अदालत ने क्या सज़ा सुनाई, डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ
ट्रीजन, मौत की सज़ा सुनाई किसको, लुई 16 को। कब, 20 जनवरी 1793 को। ही वाज, कहाँ पे, और उसे ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से एट द प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में, यानी उसको कॉन्कॉर्ड में, प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड में 21 जनवरी 1793 को मौत की सज़ा सुना के सार्वजनिक रूप से उसे मार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द रेन ऑफ टेरर। अब द रेन ऑफ टेरर में क्या, आतंक का शासन। अब इस ये आइए, इसमें क्या बताया गया है कि 1793 से 1 मिनट यहाँ पे 1793 टू 1794, 1793 से 1794 के बीच क्या हुआ, यहाँ आतंक का शासन था। कहाँ पे, फ्रांस में था। ऐसे फ्रांस के आतंक के शासन में, यानी 1793 से 1794 की अवधि को आतंक के शासन काल के रूप में जाना जाता है बेटा, द रेन ऑफ टेरर, इसके रूप में। अब उसके बाद देखिए कि रॉबेस्पियर ने गंभीर नियंत्रण, रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर ने क्या किया, गंभीर नियंत्रण और सज़ा की नीति का पालन किया। गंभीर नियंत्रण यानी गंभीर रूप से नियंत्रित किया, सज़ा की नीति का पालन किया जो गणतंत्र के दुश्मन थे। यानी कौन, जो ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, जो रिपब्लिक के इनेमीज थे, रिपब्लिक के दुश्मन थे, उसको उन्होंने कठोरता से दबाया। ओके, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स यानी किसको किसको, एक्स नोबल्स को, क्लर्जी को, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन मेंबर्स ऑफ एज हो पार्टली हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड, जो उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं थे, उनको उसने क्या किया, अरेस्टेड करवाया, जेल भिजवाया। ठीक है, अरेस्टेड करवाया, जेल भिजवाया, एंड देन ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उन्हें क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन में यानी उसके क्रांतिकारी अदालत में सज़ा सुनाई। ओके, तो ये सब हैं। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए, इसमें बेटा यही है कि देखिए रॉबेस्पियर ऑन, यहाँ चला गया बेटा, ये रॉबेस्पियर गवर्नमेंट्स इशूड लॉ placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed। इसमें क्या हुआ कि इसमें बेटा एक नया वर्ड है गिलेटिन। ये डॉक्टर गिलेटिन के आधार पर बनाया गया था। एक ऐसा उपकरण था जिसमें व्यक्ति को सर पर रख के उसे काट दिया जाता था। ये फ्रांस में पहली बार इन्वेंशन हुआ था इसको। तो उसमें धारदार ब्लेड होते थे जो गले को काट दिया जाता था। ओके, तो इसमें देखते हैं बेटा कि जो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशू ला, रॉबेस्पियर ने जो गवर्नमेंट इशू किया अपने लॉ को, उसमें मीट ब्रेड वर रेशन, उसकी इनकी क्या किया, प्राइसेस को कम किया गया। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल टू देयर प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ कि उन्हें पीजेंट्स, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन, उन्हें फोर्स हुए कि ग्रेन यानी फसलों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए, बेचने के लिए, कि बेटा इसमें ये बताया गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, इसका मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। डायरेक्टली देखिए, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इसमें क्या है देखिए, इसमें हम पढ़े डायरेक्टरी रूल्स फ्रॉम फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड टू वेल्दियर मिडिल क्लासेस। एक समय ऐसा आया कि जैकोबिन गवर्नमेंट भी क्या हुआ, उसकी सरकार गिर गई, जैकोबिन्स की भी सरकार गिर गई, और इसके बाद क्या आया, मिडिल क्लास के लोगों का
न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे। दीज देन अपॉइंटेड टू डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर से 5 मेंबर से मिलकर बना हुआ था। दिस वाज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। और वहाँ पे क्या था कि अकेले जैकोबिन्स के पास पावर थी, जैकोबिन्स का जो मेन लीडर था, लेकिन यहाँ पे 5 मेंबर्स आए, इसीलिए द डायरेक्टर्स ऑफ एन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द डायरेक्टर्स क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के डायरेक्टर को क्लैश कर दिया, हटा दिया गया। हु देन सॉट टू डिसमिस, उसे हटा दिया गया। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद ही एक नए व्यक्ति का उदय हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट, जो क्या था, मिलिट्री डिक्टेटर था, सेना का तानाशाह, सेना में ये तानाशाह था। थ्रू ऑल द चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन चेंजेस से जो फॉर्म गवर्नमेंट बनी, द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम, इसमें क्या थे, फ्रीडम्स के आइडियल्स थे, इक्वलिटी थी बिफोर द लॉ के पहले, ओके, एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। और आगे क्या हुआ कि सभी लोगों के साथ जुड़ के कार्य करने के लिए सभी परिवर्तनों के माध्यम से क्या हुआ, अंकुश की स्वतंत्रता के आदर्श में फ्रांस और शेष यूरोप में राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित करने के लिए इसने प्रेरित किया। इसमें यह है बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डी डोमेन 5 रिवॉल्यूशन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बेटा। तो अभी आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट यानी 3rd पार्ट रहेगा आपका, वहीं पे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।